हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज है हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 6। तो जहाँ तक हो चुका है पार्ट 5 में हम लोग जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे क्लियर। तो पार्ट 5 में हम लोगों ने बेसिकली देखा है फोर्स ना, कहीं पर भी फोर्स आप कैसे निकालेंगे, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है और कितने डिग्री पर कर रहा है तो आप वहाँ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, वो पार्ट 5 में सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो जहाँ वह समाप्त है ठीक उसी के आगे चलिए, तो एक क्वेश्चन हम उसका रिवीजन का लेते हैं। पार्ट 5 में जो क्वेश्चन है ना, उसी का एक रिवीजन लेते हैं, तब फिर आगे चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए। वेलोसिटी ऑफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल is V equal to negative charge particle Q equal to minus 20 microcoulomb is V equal to minus 4I cap plus 6J cap, ये वेलोसिटी दी हुई है। एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू दिया गया है आपको 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। ओके, तो ये पार्ट 5 में आप पढ़ चुके, तुरंत आंसर मार दीजिए फटाफट। निकालना क्या है आपको कि व्हाट विल बी द फोर्स। नंबर 1 फोर्स बताना है आपको, और नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आंसर निकाल दीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पार्ट 5 में आप फिनिश कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे ना, मुझे यकीन है कि आप पूरा पढ़ चुके होंगे। पार्ट 5 आपका फिनिश हो गया होगा, तो आप पार्ट 6 पर पहुँचे होंगे। पार्ट 6 का आपको इंतजार होगा, तो पार्ट 6 क्लियर। मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 6 P100 फिजिक्स, और मैं वही SDP से। हाँ चलिए, ओके, ट्राई टू डू। अब ये क्वेश्चन लगना चाहिए तुरंत सबका। आ गया? कर लिया? वहाँ पर रोकिए, रोक करके पहले आंसर निकालिएगा तब आगे बढ़िए। पहले रोक करके आंसर निकाल लीजिए उसका, तब आगे बढ़िए। चलिए अब आंसर मिलाइए अपना। तो मैं आपको सिखाया हूँ पार्ट 5 में, चूँकि पार्ट 6 है और पार्ट 5 में आप पढ़ चुके होंगे, श्योर पढ़े होंगे आप। तो F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू Q। और मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया हूँ, क्या करने के लिए बताया हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बताया हूँ आपको क्या, कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर देना रहेगा आपको। तो मैं अभी हर टाइप के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इसमें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे कंसेप्ट हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। और जानते ही हैं कि फिजिक्स में किसी एक क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब है नहीं, उसके प्रोसेस पे आप जाइए। प्रोसेस में कि क्या किया जाए, हम 2 लिए हैं कि 3 लिए हैं कि 5 लिए हैं, वैल्यू से नहीं कोई मतलब है। वह तो चूँकि एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए दिया गया है कोई वैल्यू, लेकिन आपको उसे प्रोसेस में घुसिए। प्रोसेस क्या है ये देखिए। अब आप वैल्यू कुछ भी बदल दीजिए तो गुणा भाग तो इतना जानते ही है ना, बाहर ही नहीं। तो उसमें फिजिक्स में ध्यान दिया जाता है प्रोसेस का, प्रोसेस सॉल्व कैसे होना, और वो दिमाग में बैठाना आपने कि अब कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा बदल करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ इधर उधर करके भी दिया जा रहा है चेंज करके, तभी आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए फिर आप आ जाइए। तो F इक्वल टू Q, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही तरीका है सॉल्व करने का, क्या एक ही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस B, क्लियर। आइए अब इसके बाद क्या करना होगी, F इक्वल टू Q, चलिए अभी Q रहने दीजिए, बाद में भी वैल्यू पुट किया जाएगा इसका। और V का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका कल सिखाया हूँ आपको। I J
के, एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा भी डाउट वगैरह हो, कोई कन्फ्यूजन है तो दूर कर लीजिए, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो आई जे के पहले लिख दिया जाता है, जो पहले हो, वी पहले है तो वी की वैल्यू देखिए कहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पे देखिए ये वी दिया हुआ है, यह वी के वैल्यू में आई के नीचे आई का कोफिशिएंट -4, ओके, जे का कोफिशिएंट +6, के है नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 ले लिया। आइए अब फिर बी का कोफिशिएंट 2 हो गया, 3 हो गया और -5 हो गया, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अभी क्यू ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करते हो, इसके बाद में क्या सिखाया हूँ, माइनर बनाना। तो एक बार आप आई लेते हैं, आई को बाहर कर दीजिए ना, बाहर कर दीजिए अभी, या वी की वैल्यू चाहे तो अलग से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, तो पहले हमने वी क्रॉस वी की वैल्यू निकाल देते हैं, पहले अलग से कर लेते हैं इस ना। अब ऐसे कर दीजिए क्वेश्चंस को, केवल वी क्रॉस वी लिखिए बस यहाँ पे। चलिए तो वी क्रॉस वी के लिए अब क्या करना होता है हम लोग को, आई पहले लेंगे माइनर, बाहर लेंगे आई। चलिए अंदर क्या बचा हुआ देखिए, आई ले लिया तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन छोड़ देनी होती है ना, तो छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 6 0 ऊपर, नीचे क्या मिला 3 -5, ये हो गया, आई हो गया। आपको क्या सिखाया हूँ, इसके बाद जे लिखना है आपको, और जे हमेशा किस में रहेगा, माइनस में। तो देखिए -j हो गया। अब जे लिया तो वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको -4 0, और क्या मिला 2 -5 हो गया। चलिए अब क्या लेंगे, के लेंगे आप, तो अब के फिर प्लस रहेगा। चलिए के नीचे देखिए क्या रहेगा, के वाली वर्टिकल लाइन छोड़िए, हॉरिजॉन्टल छोड़िए, -4 6, चलिए और क्या बचेगा 2 3, ओके हो गया। चलिए अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, इक्वल टू आई ऐसे रहने दीजिए। हाँ क्या करते हैं, आदत कहाँ बना लीजिए ना, कैसे करना रहेगा आपको। देखिए इसका पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा उसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करना रहेगा, याद है ना। चलिए करिए, 5 -5 है तो -5 × 6 -30, -0 -j, फिर क्या आया देखिए यहाँ पर 5 × 4 20 -0 हो गया। आइए फिर देखिए प्लस के, हाँ मल्टीप्लाई करिए, -12 -12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हाँ कितना है, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, -30 में से 0 तो -30 रहा, -30i, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस इस ब्रैकेट को करें 20 -0 20j, ये भी हो गया, प्लस के देखिए -12 तो -24, यानी कि यहाँ माइनस आ गया, -24 क्या k, ओके सॉल्व हो गया फर्स्ट क्लास। अब देखिए तो अभी इसे किसी वैल्यू निकालें आप v क्रॉस v की। अब फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना था, f इक्वल टू ना, फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना था, अब f का वैल्यू निकाल दिया जाए, यह बराबर क्या हुआ, q की वैल्यू रख देनी है केवल, बस इसमें देखिए q यहाँ पे रखना था, तो q का मान लीजिए तो -20 माइक्रो 10⁻⁻6 हो गया। v क्रॉस v की वैल्यू तो आई ही हुई है, तो इसको ऐसे माइनस में ले लीजिए, -30i -20j माइनस, हाँ सब माइनस में आया है ना, हाँ ठीक है, तो माइनस देखिए, तो -30i -20j
फिर कितना है -24k। ओके, फैंटास्टिक आंसर। अब देखिए माइनस इसमें से यदि कॉमन ले लिया जाए तो बाहर माइनस आएगा, अब माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है? हाँ बोलिए। माइनस इसमें से आप कॉमन ले रहे हैं, अंदर से प्लस हो गया, ये माइनस बाहर आया, पहले से चूंकि माइनस था, पहले से ही चूंकि यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, तो 20। अच्छा, और 0 है, एक हटा दीजिए, 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5। ओके, यहाँ हो गया, और ये प्लस हो ही चुका है सब। अब यह हो गया ब्रैकेट के अंदर कितना आया 30i प्लस 20j प्लस 24k। ओके, देयरफॉर f इक्वल टू, क्या कुछ कॉमन निकलेगा उसमें से? देखिए इसमें से कॉमन कितना हो सकता है? 4 हो जाएगा ना? नहीं, 4 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? केवल 2 हो पाएगा। हाँ 2 होगा, तो 2 और निकाल लीजिए, तो हो गया 4 × 10⁻5, 2 कॉमन ले लिया, 15i कैप प्लस 2 से कट गया 10j कैप प्लस 12k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर। पूछा गया था आपसे फोर्स, तो ये फोर्स का एक फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है फिर सा मैग्नीट्यूड, तो नो प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उसके सॉल्व कर लीजिए तुरंत। नोट करिए फर्स्ट, चलिए हटा दें, नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। हो गया, आइए हाँ, अब इसका नोट कर लिए होंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड चलिए हटा दें, सॉल्व हो गया होगा। अब बात है इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखा चुका हूँ, एक बार फिर से देखिए कैसे करेंगे। हाँ, एक बार फिर से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो f इक्वल टू 4 × 10⁻5 वैसे ही रहा, मैग्नीट्यूड इसका 15 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व दिस, f इक्वल टू 4 × 10⁻5 अंडर रूट 15 225 प्लस 100 प्लस 144 हो गया। आइए अब देखिए क्या इसमें कुछ बाहर निकलने वाला है। f इक्वल टू 4 × 10⁻5 हो गया, पहला आंसर हो गया, बेटर आ चुका है इस फॉर्म में, IJK के फॉर्म में। अब इसी मैग्नीट्यूड भी पूछा गया है, तो चलिए अब यहाँ से क्या निकल सकता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 2 से नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है, हाँ तब पूरा सम कर दीजिए, अंडर रूट 225 से 325 हो गया, और 325 हो गया ये, और 144 9 6 4 469, तो आ गया 469। ओके 469, अब 469 का आप रूट ले लें, तो 469 का देख ले लगभग कितना आ जाएगा, 469 कितना रहा, तो f इक्वल टू 4 × 10⁻5 हो गया यहाँ पे, और 469 तो हो जाएगा आपका, यदि मीन्स नियर अबाउट 23 क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 23 और 23 अधिक हो जा रहा है, तो आ जाएगा इसका लगभग 22 मीन्स ये हुआ, हाँ
नियर अबाउट 21.5 के आसपास, तो 21 ना नियर अबाउट 5 के आसपास आएगा। तो f इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 4 से में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 टू पावर -5। क्लियर? तो हाँ, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 4 गुणे 5 हुआ तो 20 हो गया, 0 हो गया 2। हाँ ठीक है। अब 86 मीन्स कि फाइनल आंसर मिल रहा है f इक्वल टू 86 इंटू 10 पावर -5 क्या न्यूटन। ओके, तो दिस इज द आंसर। क्लियर? ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, हमेशा आपको ना, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट F बराबर क्यू वी बी नहीं लगेगा, यानी वी बी है वही है, फार्मूला तो वही है, F बराबर क्यू वी बी, लेकिन क्यू स्केलर फॉर्म में है और वी यहाँ पर किस में फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में है। तो वी क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आप लगाएंगे। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, प्रोसेस यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा दिया और आगे ये तैयार रहे बिल्कुल ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आएंगे ना, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालना होगा इस चैप्टर से। आइए चलिए, अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं फील्ड कैसे निकालते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया था, डिफरेंट डायग्राम बनाया था और वहाँ पर आपको मैं सिखाया हूँ कि फील्ड उसकी कैसे निकालेंगे। आइए एक दो फाइल प्रैक्टिस करते हैं और तब फिर आगे क्वेश्चन। चलो, जैसे मान लें कि एक सर्किल है और एक दूसरी सर्किल है, यहाँ पर रेडियस ए है, यह रेडियस बी है, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट I2, ठीक। और हमको बताना है बी पर व्हाट इज फील्ड एट बी। हाँ, आंसर मारिए जल्दी फटाफट, तुरंत मारिए। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, तो आपको आसान से आसान और टफ से टफ सारे क्वेश्चंस जब भी सामने आए फट से सॉल्व हो जाए, वो आपको ये सीखना है, ये कि आसान क्वेश्चन हो ना, कठिन हो, सरल हो, ये सबसे नहीं मतलब है, जो क्वेश्चन मिले तुरंत आंसर होना चाहिए। हाँ, आंसर लगा दीजिए। हो गया, जल्दी करिए। इसका आंसर हो गया। अभी मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ, तब तक इसका आंसर हो गया होगा, कर चुके होंगे। चलिए आ जाइए, देखिए कैसे करना है। अंदर का मान लिया कि आप मैग्नेटिक फील्ड बी था, B1 था, बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड मान लिया सपोज करिए B2 है, यही ना, अंदर का B1 बाहर का B2 सपोज करिए। चलिए अंदर का डायरेक्शन देखिए, तो ला लगाइए, राइट हैंड पाम रूल, हाँ लगाइए इसे। ओके, देखिए कर्लिंग ऑफ द फिंगर, मोड़िए उसको, किधर हो रहा, डॉट, यानी कि B1 जो B1 है, B1 अंदर वाले का B1 वो डॉट है, ठीक। चलिए अब जैसे ऐसा देखिए तो क्या है, क्रॉस इनसाइड ब्लैक बोर्ड, तो B2 क्या हो गया, B2 क्रॉस है, इनसाइड B2 है, तो B बराबर कितना होगा, वेक्टर B बराबर कितना हो गया, तब टोटल फील्ड कितनी हो गई, तो जानते हैं कि दोनों को लेना होगा आपको, B1 वेक्टर B1 प्लस B2, ऐसे ले लिया, सॉल्व कर दीजिए। अब वैल्यू पुट कर देना रहेगा, B1 की वैल्यू पुट करिए, हाँ B1 की वैल्यू μ0/4 पाई
क्या ना ना B1 क्या है ना बेटा, हाँ कितना आएगा उसमें, सर्किल है ना बेटा, तो म्यू नॉट बाई क्या 2, और क्या करंट कितनी है I1 बाई R1 मीन्स A। हो गया, एक रिजल्ट हो गया। चलिए अब ये देखिए, ये और ये दोनों, अब इनमें से अब ये देखना होगा कि कौन अधिक है। देखिए तो अभी ऐसे डॉट रखे रहिए अभी। चलिए अब यहाँ पे अभी प्लस ली रही है, B2 का मान लिख दीजिए, ठीक है ऐसे ही म्यू नॉट बाई 2। हाँ और क्या है इसमें है I2 ओके, रेडियस कितना है B, डायरेक्शन क्या है, तो कौन अधिक है और कौन कम है ना, कौन अधिक है कौन कम है। तो देखिए तो अब यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू तो दी नहीं गई है कि नहीं। यदि ये भी I रहता और ये भी I रहता दोनों, तब तो कंपेयर हो जाता, A और B भी न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, तो यही इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर, यही इसका रिजल्ट हो गया है ना। अच्छा अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर निर्भर करेगा कि कौन ज़्यादा और कौन कम। तो सपोज कर लिया जाए, मान लिया जाए कि दोनों बराबर है, मान लीजिए लेट, यदि I1 और I2 को दोनों किसी एक को बराबर कर लिया जाए अपना आंसर निकालने के लिए, तो लेट I1 बराबर I2 कर दूं, तब देखिए क्या मिलेगा, तो B बराबर म्यू नॉट बाई 2 और I1 बराबर यदि I2 हो जाए तो I बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ना, I बाहर निकल जाएगा। हाँ अब एक बात और है कि B ज़्यादा है और A कम है, तो ये पहली वाली वैल्यू ज़्यादा हुई, बाद वाली वैल्यू कम हो गई, तो जब वह कम हो गई ना तब क्या होगा, I बाहर निकाल दिया है, अब 1 बाई A, अब ये साइड माइनस हो जानी है, -1 अपॉन B, दिस इज द रिजल्ट। हाँ अब चूँकि ये वाला ज़्यादा है, इसका निशान रहेगा, मीन्स डायरेक्शन किसका रहेगा, जो ज़्यादा होता है। तो इसको आप किस तरह से बनाइए, एक सर्किल लगा के डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है ना, ये हो गया क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, आप कैसे निकालेंगे कहीं पर, ठीक। चलिए हाँ हो गया, चलिए और आगे आइए। हाँ अब चलिए अगला पॉइंट, ये सब रिवाइज करिए, सब हो चुका है, ठीक है, ये सब पहले हो चुका है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन लेकर के इसको, ये सब अदरवाइज मैं पीछे बता चुका हूँ। हाँ लेकिन न्यूमेरिकल पर जाने के पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब सब कुछ करिए, क्वेश्चन लीजिए, ए वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर carrying current 5 ampere, carrying current 5 ampere is placed like मीन्स कैसे रखा गया ये देखा जाए। तो ये फील्ड है, इस फील्ड का मतलब क्या हुआ, इस फील्ड का मतलब क्या हुआ, बोर्ड के अंदर फील्ड है, और फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, B इक्वल टू -10K टेस्ला, ओके, -10K टेस्ला, दिस इज द फील्ड। क्लियर, नाउ force acting on the particle, now force acting on the particle, clear, now force acting on the particle, और वायर, हाँ वायर है क्या ना, तो मैं वायर को भी दिखा दूँ आपको बनाकर, वायर इज along x एक्सिस, हाँ बना दीजिए, ये करंट वायर, करंट इज I given in the question, wire is along the x axis, wire is along the x axis। हाँ आंसर बताइए,
करंट इज फ्लोइंग along x एक्सिस। ओके, क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। इन हमारी तुरंत मारिए आंसर। यदि सब सारे क्वेश्चंस जो भी एकदम छोटे से छोटा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी कि कहीं कोई भी इफ बटन नहीं होना चाहिए। हाँ, इनसे हमारी जल्दी फटाफट पढ़ चुके हैं पीछे, 5 नंबर में सब आ चुका है। पहले तो डायरेक्शन देखिए, फोर्स किधर लगेगा, पहला पॉइंट डायरेक्शन चेक करिए। चलिए आइए मैं करूं, कर चुके? ओके, आओ देखो अब क्या सिखाया हूं कि सबसे पहला काम इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड लीजिए, फोर्स निकालना है, लेफ्ट हैंड लीजिए, इंडेक्स फिंगर पर बी, मिडल फिंगर पर क्या, आई भी और वी भी, वेलोसिटी भी शिफ्ट होती है ना, ठीक? और थंब 90 डिग्री पर, तीनों फिंगर 90 पर कर दीजिए। चलिए अब लगाइए, हाँ लगा दीजिए। फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, है ना? ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि फोर्स ऊपर लग रहा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो FM एक्टिंग अप, FM कैरिंग अप। ओके, ठीक, आइए। हाँ, अब अगला पॉइंट क्या था भाई? अब ये तो क्लियर हुआ कि हाँ ऊपर की तरफ लग रहा है। FM है कितना, ठीक? यहाँ पर नाउ द क्वेश्चन, और हाँ एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ दीजिएगा, यहाँ तो हो गया ना क्लियर? तो आपको क्या बताना था कि फोर्स एक्टिंग, तो आपको पता था फोर्स एक्टिंग। चलिए एक पार्ट और जोड़ दिए, तो इसमें क्वेश्चन में पार्ट और जोड़िए, हाँ जोड़ दिए। व्हाट इज मास ऑफ द वायर? What is the mass of the wire? Let wire is hanging. Let wire is hanging in space without any support. Without any support. Wire is hanging in the space without any support. Most important question. चलो मारो अब आंसर मारिए। पहला तो हो चुका होगा, दूसरा देखिए। फोर्स तो मैं बता दिया, आधा तो मैं सॉल्व भी कर दिया। फोर्स की दिशा निकल गई तो बस उतना ही करना क्या। चलो मैं कर रहा हूँ बेटा, चलो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरह से सीखो तुम, ठीक है? हाँ, यहाँ पे अच्छी तरह से सीखो, केवल आपको सीखना है बस। वीडियो में केवल सब कुछ पढ़ना है और सब सीखना है, और उसके बाद तब प्रैक्टिकल करो, टेस्ट वगैरह में जब होगा तब फिर उसका देखना उसका परफॉर्मेंस क्या आती है। अच्छी सीखो बस। हाँ आ जाओ। फोर्स किधर लगा बेटा? ये तो कन्फर्म हो कि फोर्स ऊपर लगा, देख लो एक बार फिर से देखो, फोर्स ऊपर लगा। सबसे पहला काम क्या करते हो? पहला काम, फर्स्ट स्टेप, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लगा दो। दूसरा स्टेप, मिडल फिंगर को, यदि करंट का केस हो तो करंट की दिशा में, और यदि चार्ज वेलोसिटी की दिशा हो तो वेलोसिटी की दिशा में मिडल फिंगर को लगा दो। हाँ, पहले अंगूठा में सेट करने लगो उसी में, कि पहले फोर्स ही देखें कहाँ है। नहीं, इन दोनों को सेट कर लो, अंगूठे को फ्री रखो, बिल्कुल ही। अब वो जहाँ जाए उसको अपना बाद में देख लो, बस अंगूठे को इधर उधर नहीं करना है। इन दो को तुम सेट करो, खाली 2 फिंगर, अंगूठा जा रहेगा बस वो डायरेक्शन मार देना, वही निशान, वही आंसर होगा। चलो तो देखो, तो देख लिया हमने, फिर से देखो, आओ देखो, हो गया। देखो करंट की दिशा में लगा दिया है मिडल फिंगर, और सबसे पहला काम हम किसको कर रहे हैं? देखो बी को लगा रहे हैं पहले, इंडेक्स फिंगर, ब्लैक बोर्ड के अंदर, फोर्स ऊपर, नो प्रॉब्लम। आओ अब वैल्यू पर चलो। एफ बराबर क्या होता है भाई?
ILB साइन थीटा होता है ना, या इसी को ऐसे लिखते हो, कैसे, F इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, या तो ऐसे लिखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हो। चलो आ जाओ, F बराबर कितना हुआ, तो फिर I की वैल्यू तो दी हुई है, देखो वहाँ 5 एम्पियर, 5 ले लिया, L ले लो, L ना, L की भी लंबाई के साथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, हाँ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर मीन्स कितना हो गया, हाफ 1/2 मीटर मीन्स 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर ये भी हो गया। B दिया हुआ देखिए यहाँ पे, B इक्वल टू -10K, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। माइनस क्या क्या करोगे, माइनस क्या शो कर रहा हो वहाँ पे, फोर्स में माइनस रखे कि न रखे, नहीं, माइनस वेक्टर के के साथ में तो के का दिशा बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये है x, ऐसे आ जाओ यहाँ पे ले लो, देखो ये है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और b ब्लैक बोर्ड के अंदर दिखाया गया है, b वहाँ माइनस लिखा गया है, देखो अपने यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये है x, ये है x, और हाँ देखो ये दिख रहा साफ, देखो ये है x और ये है -z। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब कि ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जब -z है तो बाहर की तरफ +z हुआ होगा, तुम्हारी तरफ +z हुआ होगा, तो अंडरस्टूड है कि ऊपर y होगा कि नहीं, तो ऊपर ये डायरेक्शन j डायरेक्शन मीन्स कि y एक्सिस ऊपर है तुम्हारी, अंडरस्टूड है, क्योंकि अंदर z है तो बाहर +z होगा, और ये है तुम्हारा x एक्सिस, तो x z ब्लैक बोर्ड के अंदर -z और ऊपर +y हो गया, क्लियर हो गया। अब जा देखना, तो 5 × 0.5 ये हो गया, 5 की इसी वैल्यू रख दिया, इसी वैल्यू, अब b की वैल्यू ले लो, तो यह माइनस क्या शो करता है, माइनस तो डायरेक्शन शो करता है, तो यहाँ माइनस कैलकुलेशन में नहीं रखोगे, बात समझा ना, हाँ फोर्थ, क्योंकि डायरेक्शन तो इससे निकलेगा ना, डायरेक्शन तो तुम निकाल ही चुके हो, पहले से ही फाइनल हो गया डायरेक्शन कहाँ पर है, तो देखना b की वैल्यू ले लो, कितना है -10, तो माइनस की उसकी जरूरत नहीं है, इंटू 10। अब बात रही किसकी, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितनी है, साइन थीटा किसके किस बीच का एंगल होता है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो करंट एलिमेंट ये है ना, ये करंट एलिमेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री, तो इनटू साइन 90, तो F बराबर कितना होगा, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 2.5 हो गया, इंटू 10 साइन 90 हो गया 1, तो F बराबर कितना हो गया, 25 न्यूटन, F बराबर हो गया 25 न्यूटन, क्लियर हो गया, देख लो भाई 25 मीटर हो गया सबका। आइए अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तो पूछा था आपसे, हाँ अब ये तो 25 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू 25 किस डायरेक्शन में आया है, J + J, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर J, ओके, दिस इज आंसर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मास ऑफ द वायर, लेट वायर इज हैंगिंग ना इन स्पेस विदाउट एनी ना, विदाउट एनी सपोर्ट। चलो तो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, यह वायर है, ये वायर है देखो, हो गया, और ऊपर लगा है मैग्नेटिक फील्ड Fm, और वायर हवा में स्पेस में, हवा में स्पेस में है वायर, ठीक है, तब क्या होगा, और इसका mg नीचे काम कर रहा है,
mg नीचे काम कर रहा है, तो अवश्य ही ये हैंगिंग, ये बोला क्वेश्चन में कि ये हवा में हैंग कर रहा है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा भी विदाउट एनी सपोर्ट हवा में यदि हैंग कर रहा तो ऐसा कैसे संभव है ना? जल्दी सोचो। बस दोनों आपस में बराबर होंगे और क्या, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे तभी वो हैंग कर रहा होगा स्पेस में। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो एफ जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा एफएम उसको mg के बराबर कर देना, क्वेश्चन तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखो साफ दिख रहा है वैसे ही। तो एफएम इक्वल टू क्या, mg, एफएम इक्वल टू mg। अब पूछा गया है आपसे मास, तो m बराबर कितना हो गया, तो एफ एम अपॉन जी, m इक्वल टू एफ एम का वैल्यू आ चुकी है 25 न्यूटन अपॉन जी मीन्स 10, या m बराबर कितना हो गया 2.5 क्या kg, 2.5 kg। यस, फैंटास्टिक आंसर हो गया। तो 2.5 किलोग्राम का हवा में हैंग कर जाएगा। सोचो कोई वायर 2.5 kg का है, हवा में हैंग कर जाएगा? तुमको कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा है क्या आंसर? और 5 एम्पीयर की करंट तो बहुत ज़्यादा करंट हम लोग ठीक ठाक लिए हैं, और वायर की लंबाई 50 सेंटीमीटर भी ठीक ठाक है। 5 एम्पीयर करंट बहती ही है, जनरल घर में 5 एम्पीयर करंट होती है, घर में जो करंट की वैल्यू होती है वो 5 एम्पीयर ही होती है, ठीक है। अच्छा, और 50 सेंटीमीटर वायर है वो भी ठीक ही ठाक है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से 2.5 किलो का कोई वायर हैंग किया जा सकता है? हाँ बहुत ही सही बोले, बिल्कुल किया जा सकता है, और है ना, आया है, वही आया है ना सॉल्व करने पर 2.5 ही ना आया है, तो यस बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऐसी चीज़ है कि जो यह चमत्कार कर रहा है? कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़, कौन सी वैल्यू? हाँ सही बोले हो, जो बी है ना बेटा 10 टेस्ला है ना, ठीक। और जो MRI वगैरह की जाती है, तो जो हार्डेस्ट MRI की जाती है, बात समझा, वह 1.5 टेस्ला पे होती है। यानी जो सबसे बड़ी MRI की मशीन होती है वह 1.5 टेस्ला की होती है। और फील्ड कितना जानते हो? 10 टेस्ला। जानते हो ऐसी फील्ड है कि हम लोग इतना दूर रहे ना, हम लोग इतना दूर रहें यदि ना, मतलब हमारा समझ लो कि कम से कम 10 मीटर दूर भी रहें तो खींच लेगा। कैसे? हाँ थोड़ा हल्का फुल्का भी तो साइरन हाथ में रहे, अंगूठी भी रहे तभी खींच लेगा हम लोगों को, बात समझे। 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला बहुत बड़ा होता है, ये तो 10 टेस्ला है। नर्वस सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह 10⁻⁻12 टेस्ला के ऑर्डर की होती है, अप्रॉक्स। हाँ 10⁻⁻12 टेस्ला के ऑर्डर की होती है, -10⁻12 यार, बात समझा। और इतना तेज ना नर्व में सिग्नल का फ्लो होता है, बात समझे। तो दिस इज द हाई मैग्नेटिक फील्ड, वी गॉट 10 टेस्ला, बहुत ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए 2.5 किलोग्राम का जो वायर है 50 सेंटीमीटर का 2.5 kg का वायर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वो हवा में हैंग कर रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब अगला क्वेश्चन। हाँ आंसर आप अपना दीजिए फटाफट, सब क्लियर होना चाहिए। जितना भी टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ 100% स्टेप बाय स्टेप बातों को समझना और नोट्स बनाना अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास। और चलो आ जाइए। अब यहाँ पर एक वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक। इसमें करंट बह रही है 5 एम्पियर की करंट बह रही है। इसके ऊपर एक दूसरा वायर है, इसके ऊपर एक दूसरा वायर है, हाँ। और इस वायर की लंबाई L = 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है।
ठीक। करंट की दिशा ऐसे है, हो गया। आप जब देख लो, और यहाँ पर इसका कह रहा है कि इसका जो मास है, इस वायर का, इसका मास है 0.5 kg, 0.5 kg इसका मास है। और ओके, मास ऐसा दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई, देखिए मास भी दिया हुआ है। इसमें कितनी करंट बह रही है ये नहीं पता, तो करंट, अच्छा और क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया है आपको, ये है x, ब्लैक बोर्ड पर ऊपर है y, और ये डायरेक्शन आपकी तरफ, ये है z, मीन्स ये है z, ये डायरेक्शन का कंसेप्ट है। तो टू कीप wire means current carrying conductor, to keep 60 centimeter wire in air, okay, what should be current in the wire, so that wire AB be hanging in space without support, without any support. ओके, आंसर मारिए सभी लोग, आंसर मारिए सभी लोग। कौन सा रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, है ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, लेकिन रहेगा इसी में से तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हाँ मारो जल्दी, आंसर मारो। करंट का डायरेक्शन बताओ, किधर से किधर को। दोनों वायर एक ही प्लेन में है, बोथ वायर आर इन द सेम प्लेन, both wires are in same plane। हाँ जल्दी करो, आंसर मारो जल्दी फटाफट। हो गया, कर लिया, जल्दी करो आंसर निकालो जल्दी फटाफट। आ जाओ, मैं करूँ अब, चलिए। हाँ कर चुके होंगे आप श्योर। चलो अब मैं अभी बताया ना क्वेश्चन, आ जाओ अब मैं कर रहा हूँ, आंसर देखो। हाँ आ जाओ, देखो पहली बात यह है कि यह हवा में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका वेट तो mg नीचे काम करेगा ही, इस पर फोर्स ऊपर ही लगना है, ऊपर फोर्स लगना है, ठीक। अब ऊपर फोर्स लगने के लिए एक चीज़ तो पहले हमको ये देखना होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो इसका तो बताया हूँ आपको, ला लगाओ बस। हाँ सब भूलने ना पाए कुछ भी, पीछे ऐसा ना हो कि बस आगे पढ़िए पीछे वाला भूल जाए, कदापि नहीं। चलो ला लगाओ, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा। चलो देखो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, देख रहे हो ना, HDP रूल यानी कि मैक्सवेल रूल लगा दो। तो चलो हाँ लगाओ, क्लॉक घड़ी की दिशा में घुमा देना। इसको क्या करते हो, इंडेक्स फिंगर को करंट की दिशा में लगा देते, इंडेक्स फिंगर को करंट की दिशा में लगाया और घड़ी की दिशा में घुमा दिया। जिस बिंदु पर अंगूठा जिधर घूम रहा होगा, जिस बिंदु पर अंगूठा जिधर घूम रहा होगा, अंगूठे की दिशा ही, यानी कि अंगूठे के मोशन की दिशा ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। चलो हाँ लगाओ, घुमा दिया, देखो ऐसे घूमेगा अंगूठा ना,
अंदर बेलीबोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी कि क्लियर है कि फील्ड ऊपर वाले हिस्से में यानी वायर जहाँ है वहाँ से ऊपर फील्ड अंदर है, और बाहर वाले हिस्से में फील्ड बाहर है। ठीक है ना, फील्ड बाहर है, देख रहे हो, फील्ड बाहर, देखिए बाहर, और इधर अंदर है। देखिए ऐसे। हाँ, दूसरा भी नियम बताया हुनर कि वायर को हाथ में पकड़ो और अंगूठे को करंट की दिशा में लगाओ। वायर को हाथ में पकड़ो, मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट बह रही है, देखो हाथ लिया, देखो पकड़ रहा हूँ, अंगूठा करंट की दिशा में लगा दिया हूँ, देखो अब मेरा फिंगर कैसे घूम रहा है, देखना, यानी कि वायर के नीचे फील्ड तुम्हारी तरफ, थोड़ा और आगे बढ़े तो ऊपर, और आगे बढ़े तो ऊपर, ठीक, वायर के ठीक सामने एकदम ऊपर, देख रहे हो ना। अब फिर ऐसे देखो, ऐसे मुड़ रहा, देख रहे हो ऐसे, ये अंगूठे को करंट की दिशा में। अब कर्लिंग फिंगर जहाँ मुड़ेगा, जिस बिंदु पर जिधर मुड़ रहा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलो फिलहाल ओके, आ जाओ, देखो तो यहाँ पर फील्ड किधर है, तुम्हारी तरफ, ऊपर क्या है, अंदर की तरफ। अब बात रही कि लेफ्ट हैंड रूल लगाने की, आ जाओ, चलो लगा दो। देखो अब फोर्स हमको ऊपर चाहिए, तो जिधर फोर्स चाहिए पहले हम, अब देखना है, पहले फोर्स को सेट करना है। फोर्स हमको ऊपर चाहिए और फील्ड अंदर है, पता है फोर्स, हम देखो फील्ड अंदर है, ब्लैकबोर्ड के अंदर है, ये पता है, लेकिन फोर्स हमको ऊपर चाहिए। तो दो बात तो क्लियर हो गई, देख लो, देख रहे हो, देखो फोर्स ऊपर चाहिए, अंगूठे को ऊपर कर दिया हूँ। अब हमको करंट अननोन है, तो करंट अननोन है तो हमको करंट बताना है, तो मिडल फिंगर को फ्री रखेंगे और दोनों को, जहाँ फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ हमने इंडेक्स फिंगर लगा दिया, और जहाँ पर मिडल फिंगर है उसको फ्री छोड़ दिया। अब फोर्स की जहाँ ज़रूरत है उस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, अपना अंगूठा लगा दिया, देख लो। तो मिडल फिंगर का डायरेक्शन, मिडल फिंगर क्या बताएगा, मिडल फिंगर क्या बताएगा, मिडल फिंगर आई का मान बताएगा, आई की दिशा बताएगा मिडल फिंगर, मिडल फिंगर आई की दिशा बताएगा। हो गया बस। अब चेक कर लो, यदि इधर करंट हो, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंगूठा ऊपर है, तो फोर्स लगा ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे है mg, नीचे है mg, देखिए mg हो गया, ठीक। तो Fm बराबर mg, और Fm मैग्नेटिक फोर्स है, ये तो जानते हो कितना है, Fm बराबर कितना होता है, I L B साइन थीटा बराबर mg, और I का मान हमको नहीं दिया, तो I की दिशा, यानी कि I की दिशा ये बतानी है हमको, I की इसकी दिशा बतानी है और इसका मान भी बताना है। तो I बराबर कितना हुआ, mg अपान क्या, एल बी साइन थीटा होगा ना। तो I बराबर यम मास दिया था इसका 0.5 kg, 0.5 kg, g का मान 10, एल का मान ये भी दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर इंटू बी। ओके, तो देखो, तो अब यहाँ पे बी, अभी बी रहने दी क्योंकि बी की वैल्यू अभी अननोन है। ओके, अब क्या है, साइन थीटा क्या हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास। हो गया भाई, अरे सबका हो गया, क्लियर हो गए। चलो अब सॉल्व करोगे, ठीक। साइन 90 का मान 1 हो गया। अब कहोगे सर बी का वैल्यू नहीं मालूम, हाँ बिल्कुल सही बात है, बी की वैल्यू तो है नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में बी का मान दिया गया था और यहाँ पर बी का मान नहीं दिया गया है, बी का मान तुमको निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, सब करना पड़ेगा ये,
तो बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, अब हम निकालते हैं बी की वैल्यू। देखो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे तो जानते हो। हाँ, और एक बात थोड़ा सा देख लेना कि ये जो है ना, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये देखो छूटा हुआ क्वेश्चन में ये 1 मीटर पे रखा गया है। ये 1 मीटर है बेटा। हाँ लिख देना, बना देना, 1 मीटर बढ़ा दीजिएगा। ओके, कुछ भी रहे वहाँ वैल्यू दिया रहेगा आपको। अब एग्जाम में आपके नीट के पेपर में आपको दिया रहेगा वो वैल्यू। चलो आई बार, हाँ अब साफ कर दीजिए। तो देखिए अब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ होगा, और आगे जाओगे ऊपर जाओगे तो कुछ होगा, और आगे जाओगे कुछ होगा, और आगे जाओगे कुछ होगा, और आगे जाओगे कुछ होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर इतना दिया हुआ था, 10 टेस्ला दिया हुआ था, कांस्टेंट था ना। वहाँ पे दिया हुआ था बी बराबर -10 के डायरेक्शन दिया था, और 10 टेस्ला दिया, 10 कांस्टेंट था, यानी कि वहाँ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कहाँ पर निकालनी पड़ेगी, उसी पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, यानी कि वायर के ठीक ऊपर। और तो वायर के ठीक ऊपर बताने के लिए, क्योंकि वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़े घटती जा रही है, तो आपको वायर के ऊपर की वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, वहाँ कितना है निकालना पड़ेगा। निकालिए, क्या करना, वायर पढ़ चुके हो, बी बराबर म्यू नॉट अपान, हाँ बोलो, 2 पाई क्या I/R। ओके, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर निकाल रहे हो, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर निकाल रहे हो, और देख रहे हो कि इसमें करंट कितना बहे। देखो I, यह I बताना है, और इसका I दिया हुआ देखो 5 एम्पियर ना, और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 एम्पियर, 1 मीटर। माइंड नाउ देखो बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट बाई 2 पाई बराबर कितना होता है बेटा, तो जानते हो कि म्यू नॉट बाई 4 पाई बराबर 10⁻⁷ होता है, 10⁻⁷ होता है। कितना, फिर से बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई बराबर 10⁻⁷, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई है, इसका मतलब होगा कि 2 इंटू 10⁻⁷ आया, तो 2 इंटू 10⁻⁷, एम के सिस्टम, ओके, इंटू आई मीन्स 5 और आर मीन्स 1। तो हाउ मच, व्हाट इज द आंसर, 5 से गुणा करो 10 हुआ, 10 मीन्स 10⁻⁶ हुआ, 10⁻⁶ क्या, टेस्ला, सो मच टेस्ला। तो 10⁻⁶ टेस्ला की फील्ड उत्पन्न होगी। 5 एम्पियर की करंट, देख रहे हो, ध्यान देना कि 5 एम्पियर की करंट बह रही है, तो 1 मीटर की दूरी पर 10⁻⁶ टेस्ला की फील्ड उत्पन्न हो रही है। अब पहले वाले क्वेश्चन में 10 टेस्ला फील्ड थी, तो 2.5 किलो का वायर हवा में हैंग कर रहा था। ओ, तो बी बराबर -10⁻⁶ टेस्ला की फील्ड है। अब 10⁻⁶ टेस्ला की फील्ड है, तो क्या कर पाएगी भाई, चलिए देखिए, आइए, sin 91 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, बी के बाद निकल गया ना, ये अननोन क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, वहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई बराबर, अब उसमें इस वाले के आई बोला है, तो आई बराबर कितना हुआ उसका भाई, 5 से 10 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 5 आया, देख रहे हो गया। चलो अब बोलो आगे क्या आया, ऊपर तो 5 हो गया, नीचे ऐसा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो 5 हो गया, नीचे भी 0.6 है, इंटू बी का मान कितना आया है, 10⁻⁶ हो गया। आ जाओ, अब देखना क्या मैजिक क्या आ रहा है। आई बराबर कितना आ रहा है बेटा, आई बराबर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का हो गया 50, हाँ चलो ऊपर इसको भेज देते, ऊपर भेज देते पहले, तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 6, और नीचे कितना है 0.6 हो गया। चलो तो ये तो ऊपर जाकर 10⁻⁶ हो गया है, ये 0 हटा दोगे तो 0 हटा दो, चलो या ऐसा कर दो कि इसमें से 10⁻⁶ है, 2 0 ले लो, क्या करोगे 2 0 लोगे, हाँ सही कर रहे हो, एक ही 0 से काम चल जाएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 6, तो 50 ऊपर है, नीचे है 6, और कितना है 10 टू द पावर 6, कितना है फाइनल आंसर जरा देखो, तो 6 से 50 में डिवीजन कर दो, तो 6 से 50 में डिवीजन कर दो तो 8 आ जाएगा, 48 और 3 8.3, तो 8.3 इंटू 10 टू पावर 6 एम्पियर। ओके, ये होगा फंटास्टिक रिजल्ट।
8.3 इंटू 10⁻6 एम्पियर की करंट बहानी पड़ेगी 10⁻6 एम्पियर। अब बात समझे क्या हुआ यहाँ, मैजिक क्या है कि वहाँ 10 टेस्ला के फील्ड बना दिए थे। तो 10 टेस्ला की फील्ड उत्पन्न करने के लिए भाई अब वायर कितना देखो, वहाँ 2.5 किलो था, वहाँ 2.5 kg का था, यहाँ पर 0.5 kg का है। वहाँ 2.5 kg का था, यहाँ पर 0.5 kg का, 0.5 kg का। 0.5 kg के वायर को 0.5 kg के वायर को हवा में हैंग करना है तो करंट कितनी बहानी पड़ रही देख रहे हो, 10⁻6, यानी कि 10 टेस्ला वाली 2.5 यदि रहता तब कितना होता। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। क्लियर? मीन्स इसीलिए हम जितना चाहें उतनी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर सकते। 0.5 kg के लिए देख रहे हो ना, 0.5 kg को रोकने के लिए हमको 10⁻6 एम्पियर की करंट कहाँ मिलेगी, लाख एम्पियर की करंट बढ़ती है। 0.5 एम्पियर की 4 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट बढ़ती है घर के अंदर, और तब इतना कुछ होता है। तो कहाँ करंट इतनी मिलेगी, 10⁻6 एम्पियर करंट कहाँ पर मिलेगी, 100 एम्पियर तो करंट मिलेगी नहीं। क्लियर? तो 10⁻6 एम्पियर करंट कहाँ मिलेगी, यानी 10 लाख एम्पियर करंट मिलेगी, नो। इसलिए तो जो अभी MRI वगैरह होती है तो वो 1.5 टेस्ला की हाई फील्ड पे होती है, बहुत हाई फील्ड पे होती है। और देखते होगे जब MRI वगैरह जहाँ पर होती है, जहाँ मशीनें, बड़ी मशीनें लगी होती हैं ना, तो वहाँ पर लोगों को दूर रखा जाता है। पेशेंट को जब वहाँ पर रखा जाता है तो बाकी लोगों को बहुत ही दूर रखा जाता है। और कुछ भी एक पॉकेट में आपके एक सिक्का भी कहा जाता है कि बस आपके पॉकेट में रहे, चाबी नहीं रहे, सिक्का नहीं रहे, या रिंग नहीं रहे, अंगूठी नहीं रहे, सिक्का ना रहे, सब निकाल दिया जाता है। इसलिए MRI करते हैं। तो क्लियर फिलहाल? ओके, कम ऑन। तो दिस इज वाज द कंसेप्ट ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। हैंगिंग वायर इन द स्पेस, हैंगिंग वायर इन द स्पेस। किसी वायर को हैंग करने के लिए फील्ड कितनी चाहिए, किसी वायर को हैंग करने के लिए करंट कितनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल आ गई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है। क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों का, फर्स्ट क्लास। क्लियर? चले, हाँ अब पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब जैसा यहाँ पर ले लूँ, पहले एक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? और अभी इसके बाद फिर न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल थियरी सब कुछ मिक्स है फिजिक्स में, बस वही पढ़ना है कि जो एग्जाम में आवे आ जाओ। चलो, तो अब लिखेगा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्योरी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन चार्ज पार्टिकल इन क्या, मोशन इन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डाल दीजिए, डाल दिया? आइए चलिए। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यस, व्हाट इज द कंसेप्ट। तो नाउ माइंड, सपोज दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the uniform electric field. Most important heading, most important headings. चलिए, a charge is entering just at the angle this, mass is m and velocity is v. यह चार्ज कोई इंटर कर रहा है। तो अब लिखिएगा, यहाँ पर करिएगा केस फर्स्ट क्या, कि when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा केस फर्स्ट, थीटा 90 डिग्री, किसके बीच का थीटा, बिटवीन फास्ट नोट करिए मेरे साथ, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। केस फर्स्ट, थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, वेलोसिटी आपको यहाँ दिया गया, एंगल साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री। क्या होगा सपोज करिए 90, देखिए चार्ज नीचे से, ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज नीचे से ब्लैक बोर्ड पर नीचे से ऐसे इंटर कर रहा है फील्ड में, ऐसे नीचे से। तो क्या होगा,
चलिए देखा जाए क्या होगा। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले देखिए कि फोर्स किधर लग रहा है। फोर्स चार्ज है, क्यू कांस्टेंट, और वी आई जे के में नहीं है, एक यूनिडायरेक्शनल वी है। यूनिडायरेक्शनल नहीं, जब सिंगल डायरेक्शन है तो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। जब डबल आ जाए, आई जे आ जाए, जे के आ जाए, जे आई आ जाए, यही चीज़ उसमें भी हो, किसमें, फील्ड में भी हो, तब वहाँ पे केवल क्रॉस प्रोडक्ट, तब लेफ्ट हैंड रूल लागू नहीं होता। तो कब लगेगा कब नहीं लगेगा, यानी यूनिडायरेक्शनल यदि फील्ड हो, यूनिडायरेक्शनल वेलोसिटी हो, तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि डबल डायरेक्शन हो, मीन्स डबल डायरेक्शन मीन्स कि आई जे के हो, आई जे हो, के हो, दो हो, मतलब कम से कम दो हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट। यदि किसी में दो हो और किसी में एक हो तभी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सावधानी से, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट। चलो हम लेंगे क्वेश्चन, देखा जाएगा अभी आगे। ये सब यही तो करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ सॉल्व ही तो करना है। आओ चलो जल्दी करो तो। हाँ अब जरा सा देखना, तो वेलोसिटी किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, बस लगा दो देखना। हाँ अंगूठे को हम देखो पहले नहीं सेट कर रहे हैं, हम पहले इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में देखो लगा दे रहे हैं, देखो लगा दिया। अब वेलोसिटी ऊपर है, देखो वेलोसिटी ऊपर कर दिया, कर दिए बस। अब अंगूठा देखो ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी कि अंगूठा ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है, देखियो अंदर, यानी कि यह चार्ज पार्टिकल ब्लैक बोर्ड पे ही जाना था इसको, लेकिन अब अंदर जा रहा है, यानी अंदर जा रहा है वो। अब अंदर जब गया ना, तो यानी कि अब क्या हुआ, जरा देखना ना, अब क्या हुआ, हाँ देखना, अब वेलोसिटी उसकी देखो, वेलोसिटी देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का ये है ना, फोर्स अंदर गया ना, तो फोर्स अब अंदर लगा तो चार्ज पार्टिकल अंदर चला गया, हो गया। अरे हाँ बोलो भाई, समझ में आ रही बात है अपना, हाँ लगाओ अपने फिंगर लगाओ ऐसे। अब अंदर ले जाओ, तो जब अंदर ले जाओगे जब, तो वेलोसिटी सीधा वर्टिकल तो नहीं रही ना। देखो जब ये अंदर जाएगा, वेलोसिटी हम चार्ज पार्टिकल फील्ड ये है, वेलोसिटी ये थी, हमने ऊपर ऐसे जाना, ऊपर हमने भेजा था उसको, लेकिन अब इस पर फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो जहाँ फोर्स लगा वहीं से अंदर घूमना शुरू कर देगा ना, अंदर। देखो फोर्स भी वैसे ही घूमता जाएगा, देखो देख रहे हैं, हाँ और करो, देख रहे हो, और होता जाएगा। हो क्या रहा कि ये फोर्स सेंट्रल बन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह ले रहा है ये, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। देखो ज्यों लगा है फोर्स उस पर, ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा ये है, अब फोर्स अंदर लगना है, देखना देखो होगा ना, मीन्स कि अब ये चार्ज पार्टिकल ना यहीं पर देखो, अब ये चार्ज पार्टिकल यहीं पर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, हाँ सर्कुलर मोशन इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक। थोड़ा अच्छा बना दो, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, याद रखना भाई दे, ठीक बन गया फर्स्ट क्लास, आ जाओ। हाँ अब ये चार पार्ट देखा ना, उसी पाथ पर जहाँ है उसी पर आएगा, यहीं से घूमेगा, ऐसे ही घूम के फिर उसी पर आएगा, उसी को रिवाइज करेगा बार बार, देखो इसी को बार बार रिवाइज करेगा जहाँ था पहले, ठीक फर्स्ट क्लास। देखो ओके, अब हाँ ये फील्ड को थोड़ा बढ़ा दो, अंदर आ जाए सब कुछ, हो गया। तो दिस इज द, अब क्या देखना, फोर्स किधर था, अंदर था ना, कंटिन्यू, तो ऐसे था देखो, ऐसे, तो फोर्स कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, उसको सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, देखो
जिधर घूम रहा है। मीन्स अब इसको सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जानते हो कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का 1 भी मिलीमीटर सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। 1 मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो कौन दिया इसको? कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या दे रहा है? एफसी। एफसी चाहिए ना। तो फाइनली हम लोग पाए क्या? हाँ, फाइनली हम लोग क्या पा रहे हैं, ये देखिए। चलो देखो, तो फाइनली हम लोग को मिला ये कि एफ एम बराबर कितना हुआ? तो एफ एम बराबर तो क्यू भी बी साइन थीटा हुआ ही, तो एफ एम बराबर क्यू भी बी इंटू साइन 90 डिग्री। देखो, तो एफ एम बराबर क्यू भी बी हो गया, ये एफ एम है। और चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ सी बराबर जानते हो क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अब यह फोर्स उपलब्ध है जो रेडियस की तरफ होगा, जो रेडियस की तरफ होगा, ठीक, जो रेडियस पर होगा, सेंटर की तरफ होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अब आ जाओ, ये दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों आपस में बराबर होने हैं ना। चलिए, तो बराबर कर दीजिए दोनों को। ये दोनों आपस में बराबर होने हैं, बराबर कर दीजिए। तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या हुआ? यानी रेडियस ऑफ द सर्किल आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या हुआ? क्यू भी बी ना, क्यू भी बी हो गया। एक भी से हटा दीजिए। आर बराबर कितना आया? एम भी अपान क्यू बी, एम भी अपान क्यू रेडियस, तो आर बराबर आया एम भी अपान क्यू बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो मच मीटर। तो एम के सिस्टम में सारी वैल्यू होगी तो मीटर, नहीं तो सीजीएस में होगी तो सेंटीमीटर। तो ये आ गया रेडियस। आओ अब जा देखिए, आगे बढ़ते बेटा। अब यहाँ पे हाँ 90 डिग्री पर जब कभी, अब फाइनल क्या हुआ आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी कभी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो वह सर्कुलर मोशन करता है। यानी कि जब भी यह थीटा 90 होगा, नोट करिए फास्ट, जल्दी जल्दी। क्या नोट किया? जब भी यह थीटा 90 होगा तो पाथ क्या होगा? सर्कुलर मोशन ही होगा। अंडरलाइन करिए। थीटा का मान, थीटा किसके बीच? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, हो गया। तो जब भी थीटा 90 तो पाथ अवश्य सर्कुलर मोशन होगा। रेड पेन से घेरिए इसको, रेड पेन से घेरिए, ठीक। आओ अब जा देखो, अब साफ कह सकते हो कि आर बराबर आया है एम भी अपान क्यू भी, पाए हो ना। क्या कह सकते हो? नंबर 1, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम। एम और भी तो लीनियर मोमेंटम है, वी है ना, वी है। तो वी क्या है? स्पीड है कि वेलोसिटी? क्या है यह? स्पीड है। क्या है वह? स्पीड। कभी भी जब तक आई जे के न रहे ना, तब तक हमेशा क्या रहता है? वह स्पीड रहता है। लेकिन अब जा ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम तब कैसे बनेगा? जब स्पीड है तो लीनियर मोमेंटम कैसे बनेगा? क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है वो हमेशा टेंजेंट पर होती है। तो टेंजेंट पर होने के कारण यह डायरेक्शनल हो गई ना, इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। टेंजेंशियल, मैं कहूँ कि ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज स्पीड। लेकिन मैं कहूँ कि कार हमेशा टेंजेंट बनाते हुए चल रही है, तो टेंजेंट दैट्स द डायरेक्शन, दैट इज द यूनिफाइड डायरेक्शन। तो नाउ दैट इज द वेलोसिटी। क्यों?
क्योंकि हमेशा हमेशा वह टेंजेंट पे है, तो वेलोसिटी तो आ गई, डायरेक्शन तो आ गया। तो अब वेलोसिटी कहूँ कि स्पीड, वेलोसिटी कहूँ टेंजेंट पे है, वेलोसिटी है। हाँ, अब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू अब वो स्पीड रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो जुड़ गया इसलिए वेलोसिटी है। तो इसीलिए अब ये क्या बना दे रहा है, लीनियर मोमेंटम। तो आर प्रोपोर्शनल टू पी, नंबर फर्स्ट पॉइंट। जिस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो खूब जम के पढ़ो, खूब जम के पढ़ो। तो हाँ ना, बहुत ही जम के पढ़िए, क्योंकि आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है कि नहीं? तो जम के पढ़ने की जरूरत है। ओके, कम ऑन। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी, आर प्रोपोर्शनल टू पी, लीनियर मोमेंटम। तो लिख दीजिए वहीं पर लीनियर मोमेंटम। हो गया। अब दूसरा पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल टू 1/q। देख रहे हैं, चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। नंबर 3 पे आ जाइए, आर प्रोपोर्शनल टू 1/b। बी का मान जितना ज़्यादा होगा, इनवर्सिव प्रोपोर्शन, देख रहे हैं, तो बी का मान जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। ध्यान देना, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल नोट करो जल्दी। तो दिस इज द रेडियस, देखो ये रेडियस, आर का मान किस पर डिपेंड करेगा? तो आर डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गए? अब आ जाओ अगला पॉइंट। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ से हटा दें सब कुछ, आ जाओ अब अगले पॉइंट पर चलता हूँ। अभी इसी में अन्य क्या बातें हैं, क्योंकि जानते हो कि यही सिद्धांत है किसका, साइक्लोट्रॉन का। तो इसी पर बनेगा, अभी आगे आएगा क्या, साइक्लोट्रॉन। हाँ, अब आ जाओ देखो। हाँ, अब क्या पॉइंट, चलो बेटा आ जाओ। माइंड, आर बराबर पाए हो एम भी अपान क्यू भी पाए हो ना, आर बराबर एम भी अपान क्यू भी पाए हो। या न्यूमेरिकल आएगा, रेशियो पूछेगा, 2 चार्ज पार्टिकल दे देगा उनका ना, जैसे कह देगा कि लिथियम है और हीलियम है ना, ऐसे चार्ज पार्टिकल दे देगा 2, और फील्ड का रेशियो दे देगा। फिर यहाँ से रेशियो पूछेगा, R1 R2 का रेडियस का पूछेगा, मीन्स कुछ देगा कुछ पूछेगा। तो तैयार रहे टॉपिक, आर की वैल्यू ये तैयार रहे। अब बात हमारी है कि ये ए चक्कर लगाया, ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर में जो टाइम लगेगा उसको कहते हो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहते हो इसको, कहते हो ना। तो अब यह टाइम पीरियड कितना होगा, ये तो आर है, रेडियस है, मान लो चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जैसा भी हो रहा, मास एम है, वेलोसिटी इसकी भी मान लो। चलो ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसका, मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। हो गया बेटा, चलो आ जाओ। माइंड, ध्यान देना, टाइम पीरियड की बात है। टी बराबर क्या करते हैं, 2πr, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टोटल डिस्टेंस अपन वेलोसिटी करते हैं। तो टी बराबर, तो 2πr अपन वेलोसिटी, तो टी बराबर कितना हुआ देखो बहुत आसानी से, तो 2πr, आर का मान तो अभी भी निकाले ही हो, एम भी अपान क्यू बी इंटू, आर का मान एम भी अपान क्यू बी हो गया, और टाइम पीरियड में भी एक पहले से था, बी से भी कैंसिल हो गया। तो क्या आया, टी बराबर 2πm अपान क्यू बी। देख रहे हैं, तो टी कटे 2πm अपान क्यू बी, यानी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इसमें है ही नहीं। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी का कोई प्रभाव टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड लिख दीजिए कि टी, क्या आंसर क्या मिला, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ऑन द वेलोसिटी v। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी v।
हो गया? क्लियर हो गया भाई? और अब यदि मैं कहूँ आपसे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना कोई पॉइंट? अब यहाँ मैं कहा हूँ कहीं यहाँ पे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, निकल सकता है, आसानी से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ना। वेलोसिटी यहाँ से वैल्यू निकल गई। आओ कर देते, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? तो क्या करना है, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। v का मान निकाल दीजिए पहले यहाँ से, v की वैल्यू निकालिए वहाँ से, q b r/m करिए, v का मान ले लीजिए पहले वहाँ से, बस इसी से r बराबर mv/qb है ना, तो यहाँ से क्या करो, v का मान निकाल दो, तो QBR/m हो गया। और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो दिक्कत कहाँ पर है, हाफ m ले लीजिए इंटू v², पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो v²। चलिए ये सर्कल को हटा दूँ, हाँ बोलिए क्या हुआ, हाफ mv², v बराबर क्या हुआ बेटा, q² b² r² अपान क्या, हाफ m v² m²। देख रहे हैं, m से m हट गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हाउ मच, तो q² b² r² अपान m। अब यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में कहेगा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं एक ही फील्ड में, एक ही वेलोसिटी से, एक ही फील्ड में एक ही काइनेटिक एनर्जी से या एक ही वेलोसिटी से, कुछ ऐसे इक्वेशन होगा, ठीक है। इंटर करते हैं एक ही काइनेटिक एनर्जी से इंटर करते हैं, ठीक। तो उनके रेडियस का रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर दे देगा, चार्ज पार्टिकल अलग अलग दे देगा। मान लो कि अल्फा है, एक लिथियम है, या एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन है, एक लिथियम है, कुछ भी, तो अब पार्टिकल बदल देगा, चार्ज आपको निकालना रहेगा उस पार्टिकल का, क्या चार्ज उस पर कितना है, क्यू का मान देख लोगे। बी एक ही फील्ड है, एक ही फील्ड में, तो बी समान हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बी समान हो गया, तो बी तो इसे ही रेशियो में कट जाना है, तो बी एक हो गया और काइनेटिक एनर्जी एक हो गई, हो गया। अब बचा क्या, अब मास उनका निकालना होगा, तो अब लिथियम है, प्रोटॉन है, क्या है, मास देख लोगे, मास का रेशियो क्या है, बी, तो दो चीज़ें यहाँ से हट गई, कौन कौन, के और b² हट गया। अब बचा है क्या, q² r²/m, तो q1² बाई q2², ऐसे कर दो कि q1² काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना दोनों की, तो q1² b1² r1² अपान q2² b2² r2² इंटू m2/m1 हो जाएगा। मीन्स एक बार पहले वाले का, एक बार दूसरे वाले का, कैसे, आओ करके देखते हैं। मान लो कि यही क्वेश्चन के रूप में आया, तो क्या करना रहेगा, और एक लाइन कर लेते हैं। चलो देखो, लेट टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्या प्लस 2e एंड e enters in same magnetic field with same velocity या with same velocity, हाँ with same velocity नहीं बेटा, with same kinetic energy, what will be ratio of radius, बस ठीक। अब यार एकदम, अब क्या होगा देखो बेटा, अब सेम काइनेटिक एनर्जी दिया क्वेश्चन में ना,
ऐसे ही मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आपके। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बोला है सेम, तो पहले वाले का निकाल दिया। देखिए Q1 स्क्वायर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए B स्क्वायर भी अभी ले लेता हूँ, R1 स्क्वायर कर दे रहा हूँ अपान, मान लीजिए पहले वाले का मास M1 है, चूँकि बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बराबर दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, बस ऐसे कर दीजिए Q2 स्क्वायर B स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान M2 कर दीजिए। अब हमको देखना होगा कि इसमें और क्या बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर बोला तो हमने बराबर कर दिया। अब चूंकि देखिए अब यहाँ पे देखिए इंटर इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 20 को हटा दीजिए, ये भी हट गया। रेडियस का रेशियो पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है। अब मास को देख लेंगे कि मास उनके बराबर है कि नहीं है। जनरली मास बराबर नहीं रहता है, तो मास बराबर नहीं इसलिए हमने किया हुआ। चलो देखो अब R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, R2 इधर ला दीजिए, ला दिया R1 अपान R2। अब ये सीधे उधर गया, पहली बात तो M1 उधर चला गया, तो M1 अपान M2 हो गया यहाँ पर इनटू, क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपके एग्जाम में। अब M1 अपान M2 हो गया, अब क्या बचा हुआ है जरा देखिएगा, Q2 क्या स्क्वायर में है ना, अपान Q1 स्क्वायर। देखिए आ गया रेशियो, R1 इधर आया R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ये M1 उधर चला गया सिंगल पावर में है, M1 बाई M2 हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये Q1 उधर गया, Q2 स्क्वायर बाई Q1 स्क्वायर, ओके दैट इज द आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर इसका क्या हुआ, अब यही फिर जैसा भी रहेगा वैल्यू पुट कर देंगे बस इसमें। अब यहाँ पे देखो तो R1 अपान R2 बराबर क्या है, यहाँ से क्या मिला आपको, Q2 अपान Q1 अंडर रूट M1 अपान M2। अब ये आपको एग्जाम में करना ही करना है ना, हर हाल में आपको करना है, इसको आना ही आना है, करना ही करना है, डॉक्टर बनना ही बनना है, IIT में जाना ही जाना है, ओके तो करना ही करना है। अब मान ली M1 को बराबर आता, कोई दिक्कत ही नहीं, हो गया, साल हो गया, क्लियर। आ जाइए फटाफट इस एपिसोड को पूरा करने के पहले एक बात अब और यहाँ पे ज़रूरी है, अभी यहाँ हमको न्यूमेरिकल लेना था, लेकिन पहले यह थ्योरी का पार्ट है तो पहले इसको मैं फिनिश कर दूँ। आ जाइए अब देखिए अगला पॉइंट, तो अब ये तो केस फर्स्ट है ना, तो केस सेकंड भी यहीं पे चाहिए ना। आ जाइए देखिए केस सेकंड क्या हुआ, इसका केस सेकंड क्या होगा, चलिए केस सेकंड, when theta is less than 90 degree or theta greater than 0 less than 90 डिग्री, मीन्स 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, ये कहने का सेंस। तब क्या होगा, चलिए तो देखा जाए क्या होगा, फिर से वही डायग्राम, हो गया। अब जा देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल वाला हो जा रहा है ना चार्ज पार्ट के, हाँ, और किसके लिए हम लोग सॉल्व किए थे, प्लस चार्ज क्यू के लिए, प्लस चार्ज था क्यू। चलिए यहाँ पर भी वही बात, कोई प्लस चार्ज है और यह v वेलोसिटी से इस फील्ड में इंटर कर रहा है। एंगल अब कितना बनाया हुआ है, एंगल कितना है, थीटा, ठीक, थीटा डिग्री का एंगल बनता हुआ वो जा रहा है, ठीक है ना, थीटा डिग्री का एंगल बनता हुआ वे इंटर कर रहा है, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बन जाने हैं, क्योंकि वेलोसिटी एंगल बनती हुई जा रही है,
तो दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन? ये हो गया v cos थीटा, और ये क्या बना, v है ना, ये थीटा, तो ये क्या बना v sin थीटा। अब जो देखिएगा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, v sin थीटा, v cos थीटा। अब v cos थीटा फील्ड की दिशा में है, और जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड की दिशा में होती है तो थीटा जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, फोर्स लगेगा नहीं। मीन्स कि इस दिशा में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब कैसे, क्यों? तो देखिए भाई, F बराबर क्यू वी बी साइन जीरो, तो F बराबर जीरो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स ये है एक्स हम लोग का, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है। अब वेलोसिटी किधर है? वाई में, देखिए ऊपर है ना, ये वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी है, कौन वाली? v sin थीटा। तो फील्ड है इधर, b है इधर, और इस पर है क्या? v sin थीटा। और ये थीटा जो लेते हैं आप, वो तो 90 अभी भी बना हुआ, 90 अभी भी है, ये वाला थीटा देखो 90 है, और ये v sin थीटा है, समझे बेटा? यानी कि मैं यदि यहाँ फाई रख दूँ ना, तो ये एंगल है, और जो एंगल वेलोसिटी और फील्ड के बीच का, देखो ध्यान देना कि वो तो अभी भी आपका ये इसके साथ में क्या बना हुआ है? 90। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया है इसलिए 90, ठीक। और यहाँ एंगल जो है ना, ये एंगल 90 है, और ये एंगल है आपका थीटा, ये ध्यान रहे। अब वो वाला थीटा है यार। चलो अब जा देखना, यानी कि v का ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का। फोर्स तो आप जानते हो फोर्स कितना लगेगा, F y डायरेक्शन में फोर्स है, देखिए ऊपर की तरफ मान लो हम y दिए हुए हैं, तो y दिशा में फोर्स कितना हो गया? Q v। अभी के क्या साथ का लेना है? v अकेला नहीं है, साइन थीटा है उसके साथ, Q v b साइन क्या, अब 90 डिग्री होगी ना, ये एंगल 90, ये b और v के बीच का तो एंगल अभी भी 90 है। तो एफ वाई क्या हुआ? एफ वाई क्या हुआ बेटा? Q v साइन, तो देखो Q v, या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फाई कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये एंगल फाई, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम लोग को 0 से बड़ा और 90 से कम लेना था, तो हम लोग एंगल को क्या मान ले? फाई। तो फाई लिए हैं हम लोग, ठीक है ना। फाई किसके बीच का एंगल? बी एंड वी के बीच का एंगल, अलग से नोट करिए फाई तब, क्योंकि और थीटा बार बार आपको दिमाग में वो थीटा आएगा जो थीटा यहाँ 90 है, तो फाई कर दीजिएगा। कर दिया? यहाँ पर भी है फाई, है ना, क्योंकि साइन थीटा भी अभी आएगा। देखिए बी हो गया, और साइन 90 ये 1 हो गया, तो एफ वाई कितना हुआ? क्यू वी बी ना, बी वी क्यू वी साइन फाई, या दिस इज द फोर्स। अच्छी तरह से सब तैयार करिए। तो ये है फोर्स, हो गया। चलिए अब फिर आ जाइए, हटा दें, मिटा दें, हो गया होगा सबका। हाँ चलो भाई, अब देखो, फोर्स आ गया, और यही क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स यही देगा ना। तो चलिए अब आ जाइए, ये सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर फोर्स देखो। अब यहाँ पे दो बातें हो रही थी इसमें, हाँ अब थोड़ा पहले डिस्कस कर दूँ। अभी यहाँ पहले देखिए क्या था, यहाँ पर क्या था बेटा? यहाँ तो फोर्स लगा नहीं ना, अभी आपको मिला है एफ एक्स बराबर क्या मिला है? 0। एक्स एक्सिस पर चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा। और आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि जब कभी भी किसी भी बॉडी पर फोर्स 0 हो जाता है बाहरी, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पर चूँकि फोर्स 0 है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या बनी रही होगी? कांस्टेंट बनी रही होगी। सवाल ये कि कहाँ से पी एक्स आ गया? चार्ज मास चार्ज पार्टिकल का m है, चार्ज प्लस q है, वेलोसिटी इसके पास v है, तो लीनियर मोमेंटम इसके पास कितना है? एम वी। तो लीनियर मोमेंटम के दो पार्ट हो गए ना, ये माना गया है फाई, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हुआ पी कॉस फाई, और यहाँ पर क्या हुआ? पी
साइन फाइव। ओके, तो इधर कोई फोर्स है ही नहीं, तो कंटिन्यू एक्स एक्सिस पर मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए साफ साफ जल्दी जल्दी। तो पी कॉस फाइव इन द, सब लिखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो एक्स एक्सिस पर यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स बी, बी ध्यान देना क्योंकि बी हमारा उसी फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा हमेशा ये। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी, linear momentum will be conserved because force becomes zero, clear? ओके कम ऑन। अब जरा देखना फिर, ये तो हो गया बेटा, लेकिन इधर क्या हो रहा, इस पर p sin phi, दिस विल बी नॉट कंजर्व, दिस इज द वेरिएबल। तो एक एक्सिस पर लीनियर मोमेंटम वेरिएबल और एक पर कांस्टेंट। कीप इन माइंड दिस पॉइंट। ओके, अब जरा देखो तो हुआ क्या, फाइनली क्या मिला, पाथ क्या मिला था फिर इसका। ये तो इसका कंजर्वेशन हो गया लीनियर मोमेंटम का। हाँ, और वाई पर क्या हो रहा है, तो जो 90 पर है उसमें तो कोई नया हुआ नहीं। अरे वहाँ पर 90 पर अंतर इतना ही पड़ा कि पहले वाले केस में जो 90 डिग्री वाला था वहाँ पर वेलोसिटी v थी और यहाँ पर वेलोसिटी v sin phi हो गई, यहाँ वेलोसिटी v sin phi हो गई। तो क्या कोई चेंजिंग आनी है, नो। व्हाट विल बी द चेंज, रेडियस विल बी सेम, ओनली वेलोसिटी हैज टू रिप्लेस बाय v sin phi, दैट इज द आंसर। अगेन अब देखो v का देखा हमने, अब y पर क्या हो रहा है, अगेन कम ऑन पॉइंट। वेलोसिटी इज जस्ट इन द अपर डायरेक्शन, टेकिंग हियर, मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, द फोर्स इज एक्टिंग जस्ट इनसाइड। तो वेलोसिटी ऊपर थी, फोर्स अंदर। अब जब अंदर लगा तो पार्टिकल को अंदर ले जाएगा ना, अंदर ले जाएगा। अब फोर्स चूंकि वेलोसिटी हमारी ऊपर है तो फोर्स अंदर जाएगा, घूमता जाएगा ऐसे, मीन्स सर्कुलर मोशन। तो देखो अब एक पार्ट इसका करा दिया यहाँ पर आपको, कीप इन माइंड, एक पार्ट करा रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक वैसे बनाइए फर्स्ट क्लास सर्किल। एक बार बना है पीछे तो फिर दोबारा इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। देखिए तो फर्स्ट क्लास ये सर्किल बना दीजिए, बन गया। देखो तो फिर अभी सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो सर्किल कैसे बनेगा, आगे भी बढ़ता रहे, सर्किल भी बनता रहे। आगे भी बढ़ता रहे ना और सर्किल भी बनता रहे। क्यों कि एक्स एक्सिस पर लीनियर मोमेंटम क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। व्हाट विल हैपन देन, आइए हुआ क्या भाई। तब फिर आ जाइए, फिर से देखिए, डायग्राम एक अच्छा सा बना दीजिए। बन गया, चार्ज पार्टिकल सर्किल तो बनाया था, बना दीजिए चार्ज पार्टिकल सर्किल, बना दिया, बनाया। देखो ऊपर गया, आया, आगे बढ़ना था, उतने ही देर में कुछ आगे बढ़ गया, उतने ही देर में कुछ आगे बढ़ गया ना, उतने ही देर में देख लेना आगे बढ़ गया। ओके, मीन्स क्या हो रहा है, क्या कहोगे इसको, हेलिक्स मीन्स क्या, हेलिकल पाथ। अब यह स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग घूम भी रही है सर्किल, आगे बढ़ गई, जो अभी आप आगे बढ़ेंगे सोलेनॉइड आगे बढ़ गई, धारावाही परिणाम लिखा। ओके, तो अब ये अब मीन्स ये सर्कुलर मोशन करती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, सर्कुलर मोशन करती जाइए, आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, क्या टाइम पीरियड में कोई अंतर पड़ा, नो, टाइम पीरियड तो अभी भी वही रहा। सवाल है कैसे रहा भाई, t बराबर 2πm/Q भी टाइम पीरियड वही कैसे रहा,
अरे भाई रहना ही है। क्यों? क्योंकि हम बोले नहीं थे अभी पीछे 5 मिनट पहले बोले हो कि डज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट मैंने केवल बताया है कि v के स्थान पे v sin फाई आ गया है, तो फिर v पे डिपेंड ही नहीं करना है, तो अंतर कहाँ पड़ा। तो t इक्वल 2 पाई m बाई क्यू बी, और लिखेंगे हाँ 2 पाई m बाई क्यू बी बिकॉज t डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे? वेलोसिटी। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड देयरफॉर द टाइम पीरियड विल बी सेम। टाइम पीरियड विल बी सेम इन बोथ केसेस। हाँ थोड़ा इसको अच्छा बना दो भाई, हाँ बराबर रहे, बराबर। हाँ देखो ये भी थोड़ा सा निकल गया, हाँ बराबर रहे, हेलिक्स बनेगा ना। हाँ ठीक है, अच्छा सा हेलिक्स बना दो। हिंदी में कहते हैं कुंडली ना, कुंडली हिंदी बोलते हैं कुंडली इसको। हो गया बेटा, आप जा जाओ। हाँ और एक तो हो गया, अब रेडियस कितना आया होगा, तो रेडियस में चूंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और v के स्थान पे जो हमारा पहले प्रूफ में v है, तो v के स्थान पे हमारा आया है v sin फाई आया है, तो वही प्रूफ सब कुछ है जी टी r बराबर एम वी साइन फाई, वहाँ पे क्या था अब एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी साइन फाई अपॉन क्यू बी, फैंटास्टिक आंसर। So this is the radius, this is the time period. Time period will be 2 pi m by qb and path will be helix. और ये के टाइम पीरियड में जितना दूर ये जाता आगे बढ़ जाता है, देखो ये टाइम पीरियड साफ साफ दिख रहा है नहीं, देखो ना कितना आगे बढ़ा, सेंटर पर कितना आगे बढ़ा। ये डिस्टेंस x ले लो, मान लो x है ये, इसको कहते हैं ना x पिच रिप्रेजेंटेड बाई x, इसे क्या बोले? पिच। क्या कहोगे, व्हाट इज द पिच? तो पिच इज द डिस्टेंस, लिखो जल्दी, पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई चार्ज पार्टिकल in the direction of B magnetic field, in the direction of magnetic field। कब? जब थीटा का मान 90 से कम था और 0 से ज़्यादा था, तब। हो गया? कोई दिक्कत? क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखा न्यूमेरिकल देखा, फोर्स, पूरा न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फोर्स पे था। और फोर्स कैसा, पहले वेक्टर फॉर्म में, फिर वायर वगैरह कैसे हैंग करते हैं वो न्यूमेरिकल, और प्लस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी सर्कुलर मोशन यहाँ भी है कि नहीं? सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट यहाँ भी लगने हैं सब। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, मान लो सर्कुलर मोशन यहाँ हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन का कोई भी चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है ना। सेंटीमीटर को प्रोवाइड कर रहा है, वह वेरिएबल है कि नहीं वेरिएबल है, एंगुलर मोमेंटम कैसा है, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर है कि नहीं? क्लियर हो गया सब लोग? कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो यहाँ पर। अब इस पर रहेगा न्यूमेरिकल्स, रहेगा ना। जानते हो कि हर थ्योरी है और थ्योरी के पीछे न्यूमेरिकल है, उस पर न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी पहले तो थ्योरी की क्लियर होनी चाहिए, कहीं डाउट ना रहे कुछ भी। देखो यहाँ पर टाइप टी कैसे है निकला है, वहाँ पर आर कैसे है, पीछे वाले में टी कैसे है, फिर आर कैसे था, ये तो बहुत ही अच्छा क्लियर करके अपने प्रैक्टिस चलो रब पर इसको लेकर अपने मन से पूरा प्रूफ कर डालिए, ठीक। और ये था हम लोग का एपिसोड नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ना, टॉपिक चूँकि समझाते हुए चलना है हर बातों को, तो अच्छी तरह से तैयार करिए। और अब ये था एपिसोड हम लोग का कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट
कौन सा था, पार्ट 6 रहा होगा। तो ये था पार्ट 6, जो भी रहा हो शायद पार्ट 6 है। और फिर मिलते हैं इसके बाद में। इसके अब इस पर अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल और प्लस अभी मैग्नेटिक फील्ड का पीछे ना जो भी पढ़ चुके हैं हम लोग थ्योरी में, उस पर सारे भी न्यूमेरिकल हैं। तो सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, हर एपिसोड अपनी जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एपिसोड पिछले वाले पर डिपेंड है, यानी कि पिछला नॉलेज ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि 6 नंबर है पढ़ रहे हैं, तो 5 नंबर आपका पूरा होना चाहिए। 5 मीन्स कि 1 to 5, ये नहीं कि सीधे 5, 1 to 5, तो 1 to 5 कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 to 5 पहले कंप्लीट हो जाए तब फिर इस पर, तब फिर 6 पढ़िए, 6 फिनिश कर लीजिए, एकदम वेल फिनिश कर लीजिए। 7 नंबर जो आए तुरंत उसके न्यूमेरिकल, जब मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल तो फटाफट सॉल्व करिए उसके। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं पार्ट 7 में, मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 7। ओके।